हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हाँ, 10th और 12th के स्टूडेंट्स ज़रा टेंशन में होंगे। इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड क्लासेस हैं, इसलिए। बट डोंट वरी बिकॉज आई एम हेयर। तो मेरे इस चैनल पे आपको 10th, 12th, 9th और 11th इनकी कंप्लीट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और 9th, 10th की बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। देखिए, समझिए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्टली जो उसका नाम है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब सबसे फर्स्ट जो वर्ड हमें चैप्टर के नाम में ही दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली है क्या, जो ये वर्ड बार बार इस चैप्टर के नाम में यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको, जैसे कि हम नॉर्मली समझना चाहें, अगर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है तो पहले हमें साइंस पढ़नी पड़ेगी। 9, 10 तक आप साइंस पढ़ोगे, तब आपको 11, 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिफरेंस समझ में आएगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिकली पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। अगर इस वर्ड में देखें तो हमें वैसे ही दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप 10th पढ़ चुके हो अच्छे से, जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसको अगर आपने पढ़ा हो तो इन दोनों वर्ड का मतलब पता होगा। आप कहीं सोचेंगे 10th में ध्यान ही नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा, बेसिकली जितना जरूरत होने वाला है हमें यहाँ पे उतना। तो जो वर्ड इलेक्ट्रो है ये रिलेट करता है हमारा किससे, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से। और जो हमारा सेकंड पार्ट है मैग्नेटिज्म, ये रिलेट करता है हमारे मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म या आप मैग्नेट कह सकते हो नॉर्मली। 10th के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़कर आए हो और मैग्नेट के बारे में भी आप पढ़कर आए हो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें स्टडी होती है चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही तब होगी जब चार्ज वहां पे मूव करेगा या चार्ज अवेलेबल होगा। और मैग्नेट के अंदर तो आपको पता है, ये मैग्नेट खुद ही वर्ड आ रहा है, मैग्नेट की जरूरत है। अब मैग्नेट चाहे रेस्ट कंडीशन में रखें चाहे मूव करवाएं, मैग्नेट का होना जरूरी है। और ये दोनों ही अगर कंबाइंडली हम स्टडी करते हैं तो वो जो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हो, उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ आया इसमें? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही आगे क्लासिफाई किया जाता है दो ब्रांचेज में। फर्स्ट ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक। 11th में बहुत डिटेल से पढ़ा है आपने स्टैटिक, डायनेमिक मोशन, ये सब, तो वहां पे आपको पता चली गया होगा कि स्टैटिक का मतलब और डायनेमिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है, बिल्कुल इजी सा वर्ड है, रेस्ट। स्टेट वर्ड से मिला है वो रेस्ट वर्ड, यानी उसकी स्टेट कौन सी है? रेस्ट। रेस्ट में रखा हुआ है अगर कोई भी चीज, तो हमें उसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक पोजीशन बतानी होती है। और ऐसे जो डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो इलेक्ट्रो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और स्टैटिक रेस्ट कंडीशन को। तो देखो, इलेक्ट्रो जो वर्ड है उसका मतलब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रो का मतलब हो गए आपकी चार्ज। अब चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रेस्ट में है, तो चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज है डायनेमिक यानी मोशन कंडीशन में, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक में ये डिफरेंस है कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, उससे रिलेटेड जितने भी रिलेटेड टर्म्स हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हमने बोल देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन कंडीशन में है, उससे रिलेटेड टर्म्स की हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये तो है आपका
इसका जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था, बट इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन पुटअप होने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है। स्टडी सबसे पहले हम करेंगे इसमें जिस टॉपिक पे, वो है आपका चार्ज। चार्ज क्या है, बहुत ही पॉइंट के बराबर की स्टडी करके आए हो आप 10th में इससे रिलेटेड। सिर्फ हमने सिंपली बोला है चार्ज एक क्वांटिटी होती है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिट है वो कूलाम होती है, उतना ठीक है। बट अब हमें थोड़ा सा उससे ज्यादा स्टडी करनी है। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। किसी भी मटेरियल की या किसी भी मैटर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल मतलब उसमें इनबिल्ट है, हमें किसी में चार्ज डालने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप ये प्रॉपर्टी होती है। तो एक इंटरनल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की चार्ज होती है, और उसकी जो यूनिट है आप पढ़कर आए हो, दैट इज कूलम। ऐसा यूनिट जो है वो है आपकी कूलम। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके लिए कई जगह आप स्मॉल क्यू यूज करोगे, कई जगह आप कैपिटल क्यू यूज करोगे। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यू रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली आपके चार्ज को। कहीं आपको डेरिवेशंस में स्मॉल क्यू भी देखने को मिलेगा, कहीं आपको कैपिटल क्यू भी देखने को मिलेगा, तो वो होगा आपका चार्ज ही। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये किसी भी मैटर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनबिल्ट तो है, लेकिन कभी भी बिना मास के अवेलेबल नहीं होगा। यानी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मास नहीं है, तो आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, मास किसी ऑब्जेक्ट में ना हो, इट इज नेवर बी पॉसिबल। तो जो चार्ज है उसकी आपने ऐसा यूनिट देख ली, कूलम, डेफिनेशन देख ली। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें बताना पड़ता है बार बार 11th और 12th के अंदर, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। चार्ज की बात करें, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी डिस्क्राइब नहीं हो सकती, तो इसीलिए जो हमारा चार्ज है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और एक चीज बता दूं कि चार्ज कभी भी मास के बिना नहीं हो सकता। कोई भी मैटर है हमारे पास, उसमें चार्ज है लेकिन मास नहीं है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास के हो ही नहीं सकता। कोई इंसान हम सोचे है लेकिन उसमें कोई वेट नहीं है, कोई उसका मास नहीं है, यानी कोई इंसान ही नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही कोई भी मैटर है उसमें मास हो, चार्ज ना हो, ये पॉसिबल है। न्यूट्रल हो या आइसोलेटेड हो, कोई चार्ज हो ही ना, लेकिन चार्ज है मास नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो आप इसमें ये चीज भी मेंशन कर सकते हो कि एक चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जो विदाउट मास कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। बहुत अगर आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा लेवल अगर हम कहते हैं थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा इजी लेवल का एग्जाम कोई क्वेश्चन बनता है, तो कई बार पूछ ली जाती है 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो सबसे इसके बाद हम लिखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो है कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब वही एक रटी रटाई डेफिनेशन जो हम 8th क्लास से पढ़ते आते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल वही है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कभी भी जो चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट में अगर है तो रहेगा, खत्म नहीं हो सकता, और अगर नहीं है तो अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता, प्रोड्यूस नहीं हो सकता। हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से, या उसमें जिसमें है वहां से किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ज इज कंजर्व्ड, इसमें आप बता सकते हो दैट चार्ज neither be created
nor be destroyed. Only can be ट्रांसफर। देखो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन की, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सिस्टम लिया और उसमें हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम्स है, ऐसे हम मान लेते हैं। एक कंप्लीट पूरा सिस्टम है और उसके अंदर दो अलग अलग स्मॉल साइज कोई सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए उसमें आपके चार्जेस हैं +2q -3q एंड -2, ये उसमें टोटल चार्ज है। और इसमें अगर हम बात करें तो मान लीजिए इसमें है 2q प्लस का माइनस का 4q और एक प्लस का ही 3q। अब मान लीजिए ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरीके से रबिंग होती है इनकी, या एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्टली आते हैं, तो ये चार्ज एक्सचेंज हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो अब ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस पूरे सिस्टम में जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लीजिए इनके बीच जो प्रोसेसिंग हुई उसके कारण इस सिस्टम के इन दोनों में कुछ चेंजेस आए। तो अब मान लीजिए चेंजेस क्या आते हैं, हम इनका पहले टोटल बनाते हैं। देखो इसके अंदर अगर हम ये बात करें कि ये जो पूरा सिस्टम ए है हमारा, इसमें टोटल चार्ज है कितना, तो देखिए +q -q कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा यहाँ पे -3q और इसमें है आपका +2q +3q 5q और 5q -4q, तो ये हो गया प्लस का q। तो यानी हमारे पास बचता है -2q। इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो -2q है। अब इसमें अगर किसी तरीके का चेंजमेंट होता है और ये जो दोनों अलग अलग सिस्टम है, इन दोनों में चार्जेस चेंज होकर के क्या हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ हो जाते हैं आपके 3q और यहाँ हो जाते हैं आपके माइनस के, यहाँ पे मान लीजिए आपके हो जाते हैं q और उसमें जो चार्जेस हैं उनमें कुछ चेंजेस होता है और वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। इसमें +q -3q और 2q और यहाँ पे 4q -2q -4q। जब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 3q और ये भी प्लस का 3q, ये 0 है और ये जो है आपका 4q -q -4q, इसमें बचेगा -2q, ये 0 और प्लस माइनस का 2q, तो फाइनली ये भी आ गया -2q। तो अब देखिए दोनों का जो पूरे सिस्टम के अंदर, अगर हम ए सिस्टम की बात करें तो उसमें पहले भी -2q चार्ज था और अब भी इसमें -2q ही चार्ज है, सिर्फ इसके इंटरनल जो सिस्टम्स हैं उनमें चेंजमेंट आया। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं कंजर्व प्रॉपर्टी या कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। नोट डाउन कर लो अगर आपको किसी को नोट करना है तो प्लीज। नोट हो गया होगा आपका किसी का, या फिर आप पोज करके नोट कर लीजिएगा। हम आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे। देखिए अब हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। ज्यादातर इस प्रॉपर्टी के बारे में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी सिंपली ऐड करना होता है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं और पूरे सिस्टम का चार्ज आपको निकालना है, तो सिंपली आप सारे जो चार्जेस है उनको ऐड कर दीजिए। वही कहती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, उसके इंटरनल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। तो ये होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर हम सॉल्व करना चाहें कितना होगा टोटल चार्ज, तो देखिए -3 और प्लस का 6q, तो आपका आ गया आंसर का 3q।
तो ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ खास नोट डाउन करने का नहीं है, जस्ट आपको एडिटिव प्रॉपर्टी, देन आपको लिखना है, क्या लिखना है, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंटरनल चार्जेस। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके टाइप्स। तो सबको पता है चार्ज दो टाइप का है, 10th में पढ़कर आए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दो इसके टाइप होते हैं। प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव चार्ज को। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी फोर्स ड्यू टू चार्ज। अब देखिए हमारे पास जैसे कि दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उन चार्जेस के बीच में आपस में कोई फोर्स भी लगेगा। जैसे हम 9th में पढ़कर आए हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, दो मास के बीच में लगता है। सेम ऐसे दो चार्ज अगर कहीं पे हैं तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है, वो क्या होता है। तो फोर्स भी यहाँ पे टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अगर चार्जेस जो हैं हमारे वो सिमिलर हैं, यानी दोनों ही सेम टाइप के हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं अगर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स। और अगर हमारे दोनों चार्ज डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा, अगर हमारे दोनों चार्ज जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा आपका अट्रैक्शन फोर्स। तो ये भी हमारे चार्जेस की प्रॉपर्टी है। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी है किसी भी क्लास में। तो देखिए अब हमारी जो फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन। ये आपने नहीं पढ़ी है। तो देखिए क्वांटाइजेशन क्या कहता है, पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है क्वांटाइजेशन। चार्ज एग्जिस्ट in the integral multiple form of fundamental charge। अब देखिए यहाँ पे जो ये फंडामेंटल चार्ज है ये क्या होता है। तो फंडामेंटल जो चार्ज है उससे मतलब है स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। यानी नेचर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो वही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है। तो फंडामेंटल जो चार्ज है हमारा वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल यानी इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो कोई भी अगर हम चार्ज लेते हैं, यहाँ पे इस चार्ज से मतलब है किसी भी बॉडी का चार्ज। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है और इसमें टोटल जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, एन ई। यहाँ पे एन क्या है आपका, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर नंबर होना चाहिए। मल्टीपल क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए उसको मल्टीपल वर्ड बोला है, वैसे नॉर्मली आप इंटीजर नंबर भी कह सकते हो। इंटीजर नंबर है यहाँ पे एन, और ई क्या है हमारा, फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी बॉडी में अगर आपको चार्ज निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना वो जो चार्ज होगा
वो हमेशा जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है उसका मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज, तो ई फंडामेंटल चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसी को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, और वो कितना होता है, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा फंडामेंटल चार्ज है। तो यहाँ पर हमारे ई की वैल्यू तो फिक्स्ड है, हमें हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेना है। एंड यहाँ पर इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर यानी जैसे आप प्रॉपरली एग्जैक्ट होल नंबर की तरह काउंट कर सके, 1 2 3 4, ये आपके सारे इंटीग्रल्स हैं। और यहाँ पे किसी भी बॉडी का चार्ज निकालना है उसके लिए है ये Q इज इक्वल टू NE। तो ये जो फॉर्मूला है इस पर कई बार न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल में जब आपको चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल्स की एक साथ सारे टॉपिक्स जो हो जाएंगे उनकी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब जो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी तो हो गई है, अब हम करते हैं कंपैरिजन। किसका, मास और चार्ज दोनों का। एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया गया, बट प्रीवियस ईयर्स में कई बार इनका कंपैरिजन पूछा गया है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कर लें। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन चार्ज और मास का। चार्ज और आपका मास। सब जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले कि इनका यूज किस फील्ड में होता है। तो जो अभी हमने पढ़ा चार्ज का फील्ड, चार्ज का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है, इसमें इसका रोल है। तो रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मास की बात करें तो इसका जो यूज होता है या रोल जो है इसका, वो है आपका ग्रेविटेशन। पढ़कर आए हो आप 9th क्लास में मास के बारे में काफ़ी अच्छे से। F इज इक्वल टू gm1/r², जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चीज़। सेकेंड डिफरेंस है इनका क्या, कि टाइप। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर कोई आपका चार्ज, कोई बॉडी ऐसी है जिसमें कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में हम उस पर ज़ीरो चार्ज बोलेंगे। तो ये तीनों टाइप का हो सकता है। लेकिन जब हम मास की बात करें तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कभी ज़ीरो भी नहीं हो सकता। मास ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता, अगर मास ज़ीरो है ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मास ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो मास हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड जो है डिफरेंस, वो क्या कहता है कि जो चार्ज है हमारा, उनके बीच में टू चार्जेस, मोर देन टू चार्जेस, उनके बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये आपका हो सकता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अभी हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों टाइप का फोर्स हो सकता है अगर हम चार्जेस के बीच में देखें। लेकिन अगर हम दो मासेस के बीच में देखते हैं तो ग्रेविटेशन में हम पढ़कर आए हैं, इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव। उनके बीच जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चार्ज है आपका वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी बॉडी में मास नहीं है तो चार्ज होने का कोई फायदा ही नहीं है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास ही नहीं है, बॉडी ही नहीं है। लेकिन मास हमेशा जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। और ये जो है ये कैन एग्जिस्ट
विदाउट मास, ये मास के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन। चार्ज के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो चार्ज है हमारा वो कंजर्व रहता है, यानी अगर हम किसी भी सिस्टम को लें तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं मास की, तो मास कंजर्व है या नहीं, ऐसा इटसेल्फली या नहीं कर सकता। मतलब हम कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का जो मास है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं कि हमने फिक्स कांस्टेंट कर दिया कि ये इसका मास है, लेकिन वो अपने आप को कंजर्व कर सके, ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो हम ओवरऑल जब उसको काउंट करें तो वो सेम रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है ये आपका कंजर्व रहता है। बट कैन नॉट बी कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ, अपने आप कंजर्व ये नहीं रह सकता। अब देखो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी होगी, पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लो, फिर मैं रफ करके आगे की और प्रॉपर्टीज बताती हूँ। बाकी अगर रह गई हो तो आप पोज करके और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अब हमारी जो 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी हमने पढ़ा दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। जो फंडामेंटल चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज। लेकिन हम मास की बात करें तो मास जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि क्वांटाइज नहीं होता, हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ जो साइंटिस्ट है उन्होंने कोई ऐसी थ्योरम या ऐसा कोई प्रूफ अभी तक एस्टेब्लिश नहीं करा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मास इज क्वांटाइज्ड इज येट टू बी एस्टेब्लिश। अभी तक एस्टेब्लिश ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मास जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, बट मे बी चांसेस हैं कि ऐसा कुछ एस्टेब्लिश इन फ्यूचर हो जाए। 7th प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है लगभग ही आपकी। तो ये क्या कहती है, दैट चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसमें कोई चार्ज है तो उस चार्ज पे कोई भी चेंज उस वेलोसिटी के कम होने से या ज़्यादा होने से नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो आप सोचोगे कि 11 तक आपने ये सुना है कि मास से वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है या डिपेंड नहीं करता, बट एक्चुअली ये डिपेंड करता है। जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो मास भी इंक्रीज होता है। कैसे आप ये कह सकते हो कि जो मास है वो इंक्रीज होता है वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होने से। तो देखो एक फॉर्मूला है, तो जो आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहां से ये आता है आपका। इसमें देखो ये जो एम नॉट है ये आपका रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास मतलब वो मास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उसका जो मास था, दैट इज रेस्ट मास। यहाँ पे सी आपको पता है आपकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वी उस ऑब्जेक्ट के हम बात कर रहे हैं जिसका मास एम नॉट है, उसकी वेलोसिटी। तो देखो अब इस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो अगर ये वेलोसिटी बढ़ती है तो ये जो रेशो होता है आपका, ये जो रेशो है ये लेस देन 1 आता है। रेशो बहुत कम होगा कब, जब वेलोसिटी बहुत कम होगी।
वेलोसिटी कम होगी तो ये वैल्यू बहुत कम होगी, 1 में से माइनस करेंगे बहुत नेग्लिजिबल होगी, और उसका अंडर रूट उससे भी ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो m अप्रोक्सीमेटली आपका m0 के बराबर होगा। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो नहीं है, बिल्कुल जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, या फिर बहुत ही कम है, लगभग अभी अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए। तो यहाँ जो m इज इक्वल टू m0 होगा, यहाँ ये कंडीशन हम 11 तक पढ़ते आए हैं, वहां पे हमने मास की मोशन के बारे में स्टडी नहीं करी है, रेस्ट में हमने स्टडी करी है। तो रेस्ट में होता था ये वैल्यू ऐसे जीरो होती थी, ये वैल्यू जीरो होती थी, तो m इज इक्वल टू m0 होता था। तो सिंपली ये कह दिया जाता था कि जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हम ये चीज पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसके मास में डिफरेंस आता है, चेंजमेंट होता है, मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इस फॉर्मूले को जो है हमारा से लिंक करें तो हमारा जो m है वो ग्रेटर मिलेगा इस वैल्यू से, क्योंकि नीचे बहुत कम वैल्यू आएगी इसके कारण। तो ये हमारे साथ जो है ये डिफरेंसेस हो गए मास और चार्ज के बीच में। नोट कर लीजिए इन दो डिफरेंसेस को भी। हाँ देखिए अब नोट हो गया होगा, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको चार्ज करना है, ठीक है, तो उसके आपके पास तीन, तो देखो जो हमारे पास चार्जिंग के तीन मेथड हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट टचिंग करेंगे हम दोनों एक दूसरे, जो हमारी बॉडी होंगी जिन्हें हमें चार्ज करना है उसको एक चार्ज बॉडी के डायरेक्टली हम टच में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। एज्यूम कर लीजिए ये हमने एक बॉडी ली, ये हमारी दूसरी बॉडी है, ये हमारी एक चार्ज बॉडी है, और ये जो है हमारी ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मतलब इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज था, यानी फाइनली अगर है कम तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब हम इसे चार्ज करना चाहते हैं, तो इनके लिए हम इनको इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडक्शन मेथड का यूज करेंगे। मतलब इन दोनों की एक दूसरे के टच में लाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। जब हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ये अपना कुछ चार्ज ट्रांसफर कर देगा इस न्यूट्रल बॉडी पे, तो कुछ चार्ज इस पे रह जाएगा और कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये जो बॉडी है ये हमारी चार्ज हो गई, और ये मेथड हमारा कंडक्शन मेथड हो गया। अब इसमें अगर हमारे पास ये जो दोनों बॉडी हैं ये सेम साइज की होती, शेप जो है वो भी इनकी सेम हो, और जिस मटेरियल की ये बनी है वो भी अगर सेम हो, ये तीनों चीजें सेम हो, तो ये जो दोनों बॉडी हैं ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, जब इसके पास चार्ज था, मान लीजिए इसके पास Q चार्ज है और इसके पास 0 चार्ज, अब जब ये एक दूसरे से साथ कंडक्शन मेथड की वर्किंग करेंगे तो हमारे जो दोनों चार्ज हैं उन पे जो चार्ज, दोनों जो बॉडी हैं उन पे जो चार्ज जाएगा वो इक्वल जाएगा। कब, जब सेम साइज हो दोनों बॉडी का, शेप और मटेरियल ये भी सेम हो, तो जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखो अब हो गया होगा आपका नोट। तो अब हम दूसरा मेथड करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जो हम चार्जिंग करते हैं वो विदाउट टचिंग करते हैं, यानी जो हमारी दोनों बॉडी होंगी वो आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए हमने ये एक बॉडी ली और ये हमारी दूसरी बॉडी, सेम ऐसे ये भी हमारी न्यूट्रल है, यानी इस पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, और मान लीजिए इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब हमें इसको चार्ज करना है, लेकिन हम इनको दोनों को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, तो इसके लिए हमारा इंडक्शन मेथड होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जस्ट इसके क्लोज लाते हैं, एक दूसरे के टच में नहीं लाते। जब हम दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, देखो न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दोनों इक्वल है। तो क्या होगा, जो इसका नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, वो इस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा, दूर भागेगा, तो वो सारा का सारा इस कॉर्नर में इकट्ठा हो जाएगा, और जब यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगा तो जो इसका अपोजिट चार्ज होगा वो सारा इधर होगा अट्रैक्शन फोर्स के कारण। अब हम क्या करेंगे, इस वाली बॉडी को हम अर्थ कर देंगे, अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे,
और जब हम अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं तो हमारी अर्थ की कितनी अच्छी कैपेसिटी है कि वो कितना भी इलेक्ट्रॉन उसे दे दो, कितना भी चार्ज दे दो, वो सारा अपने अंदर गेन कर लेती है। तो ये भी क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को सारे को अपने अंदर ले लेगी, यानी यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो देखो हमारे पास ये बॉडी अलग है और ये दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज हो गई। चार्ज अनचार्ज बॉडी थी, अब ये चार्ज बॉडी। तो ये जो मेथड है ये हमारा होता है इंडक्शन मेथड। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड टाइप और कर लेते हैं। देखिए अब हम थर्ड टाइप करते हैं। थर्ड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कब होता है फ्रिक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर मूव करते हैं या रबिंग होती है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन से मतलब रबिंग लेंगे, हम दो कोई भी बॉडी लेंगे और उन्हें एक दूसरे पे रब करेंगे। ये हमारी कोई ए बॉडी है, ये हमारी बी बॉडी। अब हम ए और बी को जब एक दूसरे पे रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा चार्ज होगा, कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी चार्ज हो, वो दूसरे को दे देगा। तो इस कारण हमारे दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो दोनों ही न्यूट्रल थे। अब वो एक दूसरे को दे देगा तो उस पे भी चार्ज आ जाएगा और पहले पे भी चार्ज आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ग्लास रोड और हमारा सिल्क, जो हमारा क्लोथ का एक पैटर्न होता है सिल्क, उसकी हम बात करें तो जब हम सिल्क के कपड़े के ऊपर, ये हमने पहला ग्लास रोड ले लिया और दूसरा हमने सिल्क का क्लोथ ले लिया। अब जब हम ग्लास रोड को सिल्क के ऊपर रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, जो ग्लास रोड है ये अपना चार्ज सिल्क को दे देगा। तो सिल्क को देने के कारण पहले ये दोनों ही न्यूट्रल थे, इसका अपना न्यूट्रल कंडीशन थी, इसके अपने न्यूट्रल थी, लेकिन रब करने के कारण इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में आ जाएंगे और इस कारण वो ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क के ऊपर। और ट्रांसफर होने के कारण जो हमारी ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कोई मैटर या कोई भी हमारा एटम जो होता है वो चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके पास दोनों सेम थे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब देखिए हमारी दोनों की दोनों ही बॉडी क्या हो चुकी हैं, हमारी चार्ज हो चुकी है। तो ये प्रोसेस हमारा फ्रिक्शन हो गया। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो छोटे बच्चे काफी करते हैं कि स्केल लेते हैं प्लास्टिक का और जो ड्राई हेयर होते हैं उस पर रब करके, और कुछ टाइम बाद जब जो आपका पेपर के पीसेस होते हैं वो आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं स्केल से, तो वो यही प्रोसेस होती है फ्रिक्शन। सेम वही हमारे ड्राई हेयर जो है वो काम करते हैं सिल्क का, और जो ग्लास रोड है उसकी जगह हमारा वो स्केल होता है जो प्लास्टिक का होता है। सेम वही प्रोसेसिंग होती है, चार्जिंग होती है, और वो इस कारण से जो हमारे स्केल है वो अट्रैक्ट करता है किसको, हमारे हेयर्स को। नोट कर लीजिए आपको, वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एग्जाम में कुछ खास पूछा नहीं जाता इस पे। तो ये हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का 12th क्लास का, वो सारे टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो गए। यूनिट अभी बाकी है, उसके काफ़ी अभी चैप्टर्स बाकी हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए अपनी प्रॉब्लम जो भी है, मैं कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने का। और अगर आपको मैटर अच्छा लगा है या आपको समझ में अच्छा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करा सकूँ आपकी स्टडी के लिए।